अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी, सलाम जी वालेकुम सर। सलाम सर, आवाज़ आ रही है, वालेकुम बिल्कुल आ रही है आपकी सलाम। आवाज़। हाँ जी, आ रही है आवाज़। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे, जिन्होंने अभी तक इतने एडवांस लेवल पे टैक्स की चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी और बहुत सारे पाकिस्तानी टैक्सेशन से भी वाकिफ़ नहीं होंगे। याद रखिए, जिन मुल्कों में इनकम टैक्स मौजूद है, वहाँ पे आपको नेचुरल पर्सन के टैक्स रेज़िडेंट की एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, कुछ बताया जाता है उसके मुतालिक कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के लिहाज से बताएँ, अगर पाकिस्तान के लिहाज से बताऊँ तो पाकिस्तान में जो शख्स, जो नेचुरल पर्सन, जो इंडिविजुअल 183 डेज़ से ज़्यादा रुकता है, उसे पाकिस्तान का टैक्स रेज़िडेंट तस्वुर किया जाता है। ठीक है? ये चीज़ कहाँ पे पढ़ाई जाती है? पाकिस्तानी इनकम टैक्स में। जब मैं बात कर रहा हूँ, यूएई में भी इस तरह की डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन उसका ताल्लुक कॉर्पोरेट टैक्स लॉ से नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स लॉ, जो बंदा यूएई में बिज़नेस कर रहा है, वो टैक्स रेज़िडेंट है। ठीक है? अभी तक इतने याद रखें, जो यूएई में बिज़नेस करता है, वो यूएई का टैक्स रेज़िडेंट है और उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे, वर्ल्ड वाइड बिज़नेस एक्टिविटीज़ से आने वाली इनकम पे यूएई में टैक्स देना है। ठीक है? जी है ना? सर एक और सवाल है मेरा। पूछिए। अच्छा सर, अगर एक पर्सन है जो यूएई में जस्ट सैलरीड पर्सन है, ठीक है, लेकिन वो किसी और कंट्री में उसका कोई बिजनेस भी है, तो क्या जो दूसरी कंट्री में उसका बिजनेस है उस पे वो टैक्स देगा यूएई में? नहीं। तो उसके लिए कोई एग्जम्पशन है वो क्योंकि जब आप तक यूएई में बिज़नेस नहीं कर रहा, उसने जी यूएई में टैक्स नहीं देना। ठीक है? यूएई में बिज़नेस होना लाज़मी है। सर, अगर वो रेजिडेंट पर्सन है तो फिर उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे नहीं होगा टैक्स? देखिए, ज़रा आप इस चीज़ को समझें। टैक्स जी रेज़िडेंट और टैक्स नॉन रेज़िडेंट की जब नेचुरल पर्सन पे बात आती है, तो जी मानी डिफरेंट मीनिंग निकलती है। चलें, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहता था, लेकिन आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। जिन मुल्कों में इनकम टैक्स लगता है, यानी जिसमें इंडिविजुअल की सैलरी पे टैक्स लगता है, पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। जी अगर पाकिस्तान में कोई शख्स 183 डेज़ से ज़्यादा रहता है, तो उसने पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पे यूएई में और पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देना होगा। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं यूएई की, तो यूएई में चूँकि इनकम टैक्स मौजूद नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम जो टैक्स रेज़िडेंट की तारीफ़ पढ़ रहे हैं, डेफ़िनेशन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं अंडर कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स ये कहता है कि जो शख्स यूएई में बिज़नेस कर रहा है, वो यूएई का टैक्स रेज़िडेंट है। तो यूएई में बिज़नेस करना लाज़मी है, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर, सर क्या यूएई में बिजनेस से मुराद ये है कि उसके पास कोई ट्रेड लाइसेंस होगा या कोई सर्विसेज दे रहा है अंडर एनी लॉ? देखें, ये वाली चीज़ हमने कल क्लास में डिस्कस की थी कि ट्रेड लाइसेंस आपके लिए लेना कब ज़रूरी होता है, ठीक है? जब आप कोई फ्रीक्वेंटली बिज़नेस कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली बिज़नेस कर रहे हों, बहुत फ्रीक्वेंट बिज़नेस एक्टिविटीज़ कर रहे हों और आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़े। आप अगर वैसे भी एज़ अ फ्रीलांसर भी किसी को सर्विसेज़ देते हैं, समझो, अगर आप एज़ अ फ्रीलांसर भी किसी को सर्विसेज़ देते हैं, लेकिन उनसे आने वाला रेवेन्यू 1 मिलियन से ऊपर चला जाता है, आपने आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा और आपने कॉर्पोरेट टैक्स का उस पे कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। जी, ओके सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा ही क्वेश्चन है। जी। सर कल आपने ये कहा था कि कारपोरेट टैक्स आपको वर्ल्ड रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड पे देना पड़ेगा, लेकिन अभी आप की शायद मुझे बात से ये समझ आई है कि जो कारपोरेट टैक्स है वो जो आपने कहा है कि जो यूएई में बिजनेस कर रहा होगा सिर्फ उस पे देना होगा। मुझे थोड़ा इसका अगर बता दें तो। पॉइंट नंबर 1, हमने टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस कंपनी के लिए भी पढ़ा, जुरिडिकल पर्सन के लिए, नेचुरल पर्सन के लिए भी पढ़ा। ठीक है, ठीक जी है। जी ऐसा ही। ये जनरल रूल हमेशा रहेगा कि जो बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट है, वो यूएई पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पर यूएई में टैक्स देगा। सही? पहली चीज़ क्लियर ठीक हो है। गई कि ये चीज़ बड़ा लाज़िम है कि जो यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा,
वो पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पे यूएई में टैक्स देगा। अच्छा, ज्यूरिडिकल पर्सन का केस तो आप बड़ी आसानी से समझ गए। जो कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि नेचुरल पर्सन के केस में भी मैं आपको कहता हूं, हाँ, जो बंदा यूएई में बिजनेस, नेचुरल पर्सन के केस में भी मैं आपको ये कहता हूं कि जो बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट है, उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूएई में टैक्स देना है। लेकिन सवाल ये है कि टैक्स रेजिडेंट कौन होगा? टैक्स रेजिडेंट वो होगा जो यूएई में बिजनेस करेगा। ठीक है, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में बिजनेस कर रहा है, यूएई में कर ही नहीं रहा, तो उसने टैक्स रेजिडेंट की डेफिनेशन ही मीट नहीं की। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं इस पे तो आपको जरा सा इसका मैं आपको सोर्स आगे डिटेल दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसकी थोड़ी मुनव्वर सईद आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा जो यूएई का फेडरल डिक्री ला है वो थोड़ा सा शो करना चाहूंगा। ठीक है, देखिए सर बहुत स्क्रीन शो हो रही शुक्रिया। है, ये देखिए। अब इसमें जो रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई गई है, इसके पहले 3 पॉइंट्स जरा तवज्जो से देखिएगा। ठीक है, a resident person in any of the following person: a juridical person that is incorporated or otherwise established or recognized under the applicable legislation of the state, including a free zone person. ठीक है, free zone person हम आगे पढ़ेंगे। A juridical person that is incorporated or otherwise established or recognized under the applicable legislation of a foreign jurisdiction that is effectively managed and controlled in the state. अगर पहली लाइन डिफाइन करूं तो ऐसी कंपनी, ऐसा ज्यूरिडिकल पर्सन जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है। पॉइंट बी, ऐसा ज्यूरिडिकल पर्सन जो यूएई के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है। और थर्ड डेफिनेशन पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट, अ नेशनल पर्सन हु कंडक्ट्स अ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी इन द स्टेट। समझ आई? अब देखें, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स रेजिडेंट पर्सन की। टैक्स रेजिडेंट की डेफिनेशन में शामिल है कि जो बंदा यूएई में बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा हो, सिर्फ वही टैक्स रेजिडेंट समझा जाएगा। क्लियर? ठीक है जी मुनव्वर सर। सईद? जी ठीक सर, है। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा मैं जरा एक देखना चाहता हूँ कोई चैट में क्वेश्चन ना हो। ओके जी, बिलाल। जी, आपने ये कहा कि वहाँ जो बिजनेस करो वो है रेजिडेंट, जो वहाँ के नेटिव्स है, दुबई के नेटिव्स, वो भी रेजिडेंट हो गए ना बाय डेफिनेशन। रिदा अली, ये डॉक्यूमेंट फेडरल डिक्री ला कैबिनेट डिसीजन मिनिस्ट्रियल डिसीजन हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा बिलाल साहब, अभी जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ रेजिडेंट, ये टर्म रेजिडेंसी के लिहाज से या लीगैलिटी के लिहाज से नहीं बात कर रहा, ये बात कर रहा हूँ टैक्स रेजिडेंट। जब मैं आपको टैक्स पढ़ाते हुए रेजिडेंट का वर्ड यूज करूंगा, इससे बड़ा टैक्स रेजिडेंट होगी। रेजिडेंट, इनका क्वेश्चन ये है कि जो यूएई की नेशनैलिटी रखता है, यूएई का सिटीजन है, वो भी तो रेजिडेंट है। ऐसे तो जो भी शख्स यूएई में 2 साल का वीजा रखता है, उसको भी यूएई का रेजिडेंट तस्वर किया जाता है। हम उसके लिए रेजिडेंट का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उस जी। रेजिडेंसी से क्या फर्क पड़ता है? उस रेजिडेंसी से फर्क पड़ता है राइट टू स्टे इन यूएई, क्योंकि वो अंडर इमिग्रेशन लॉज रेजिडेंट है। हम किसकी बात करें? हम बात कर रहे हैं टैक्स रेजिडेंट की। जो बंदा ठीक हो गया। यूएई का टैक्स रेजिडेंट है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे उसकी टैक्सेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, मेक सेंस, एनीवन एल्स? थैंक यू। Anyone else? Hand raised? No. Okay. अच्छा, आपको ये वाली चीजें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। नेशनल पर्सन की टैक्सेबिलिटी भी आप समझ गए, रेजिडेंट पर्सन आप बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आगे चलने से पहले हम अब पढ़ने लगे हैं टैक्स नॉन रेजिडेंट को। टैक्स पढ़ते वक्त हम 2 चीजें नहीं पढ़ रहे होते, एक टैक्स रेजिडेंट और एक टैक्स नॉन रेजिडेंट। वो कहते हैं ना, हिंदुस्तान में एक नहीं 2 कौमें आबाद हैं। जब मैं टैक्स रेजिडेंसी की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 नहीं 3 कौमें आबाद हैं। पहली जो टैक्स रेजिडेंट है, दूसरी टैक्स नॉन रेजिडेंट। पहली टैक्स रेजिडेंट, दूसरी टैक्स नॉन रेजिडेंट, तीसरी आउट ऑफ स्कोप। एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा।
टैक्स रेजिडेंट ने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूएई में टैक्स देना होता है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि टैक्स नॉन रेजिडेंट का, अगर मैं आपसे पूछूं कि टैक्स रेजिडेंट आपको समझ आ गया है, आप सबने कहा हाँ हमें आ गया। अब मैं पूछूं कि टैक्स नॉन रेजिडेंट क्या होगा? टैक्स नॉन रेजिडेंट क्या बनेगा अगर टैक्स रेजिडेंट जो आपको समझ में आ रेजिडेंट गया? नहीं होंगे वो अच्छा, नॉन रेजिडेंट होंगे। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ इंग्लिश रेजिडेंट की लिटरेचर के डेफिनेशन। लिहाज से, तो बड़ी सादा सी बात लगती है, बज़ाहिर लगती है, ऐसा है नहीं कि जो टैक्स रेजिडेंट नहीं है वो टैक्स नॉन रेजिडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह क्या है? मुझे एक बात बताएं, विदा आप कभी यूएई में आई हैं? नहीं, कभी यूएई में आप कोई सर्विसेज दे रही हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप यूएई में कोई बिजनेस कर रही हैं, कभी किया? या यूएई में कोई, पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट वगैरह बना के यूएई में बेच रही हैं? नहीं, ठीक है। नहीं, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यूएई कारपोरेट टैक्स को ज़रूरत ही क्या है कि वो आपको डिफाइन करे, आपकी टैक्स पे बात करे, हालांकि आपका तो यूएई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है? तो सुनिएगा, वो शख्स जिसका यूएई से बिल्कुल ताल्लुक ही कोई नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है, उसे हम आउट ऑफ स्कोप कहते हैं। वो ना टैक्स रेजिडेंट है ना टैक्स नॉन रेजिडेंट है, वो आउट ऑफ स्कोप है। हमारे कारपोरेट टैक्स में इतना, हमारे पास लॉ में इतना टाइम नहीं है कि हम उन लोगों को डिफाइन करें जिन पे यूएई का टैक्स लगता ही नहीं है। क्यों यूएई का कारपोरेट टैक्स ऐसे लोगों का जिक्र करे, ऐसी कंपनीज का जिक्र करे? एक कंपनी पाकिस्तान में स्टैब्लिश्ड है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है, वो सामान चाइना में बेचता है, तो क्या जरूरत है उसे यूएई के टैक्स को, क्या जरूरत है कि वो पर्सन को डिफाइन करे? अच्छा, अब इधर हम आ जाते हैं टैक्स नॉन रेजिडेंट पे। टैक्स नॉन रेजिडेंट क्या होता है? पहली चीज, वो टैक्स रेजिडेंट ना हो। सेकंड चीज, वो टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद किसी ना किसी तरह से यूएई के टैक्स से रेजिडेंट हो। पहली चीज, यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना हो। सेकंड चीज, किसी ना किसी तरह से यूएई से रेलिवेंट हो, यूएई की टैक्सेशन से रेलिवेंट हो। इंशाल्लाह ताला हम इस क्लास में आहिस्ता आहिस्ता बहुत एडवांस टॉपिक्स पे भी जाएंगे, ठीक है? सुनिए, एक बंदा जो यूएई का टैक्स रेजिडेंट नहीं बना, कैसे मुमकिन है कि वो इसके बावजूद यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट हो? इससे कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो यूएई का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, वो टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई के टैक्स से रेलिवेंट हो? सुनिए, रेजिडेंट पर्सन आप समझ गए हैं क्या है? जो जुरिडिकल पर्सन यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो। इंडिविजुअल जो यूएई में बिजनेस एक्टिविटीज करता हो। अच्छा, अब सवाल क्या? सवाल यह है कि एक कंपनी है पाकिस्तान में, उसने अपना एक ऑफिस खोल लिया है यूएई में, या कंपनी है पाकिस्तान में, उसने कोई प्रॉपर्टी ले ली यूएई में, प्रॉपर्टी रेंट पे लगा दी, ठीक है, राइट? अच्छा, अब प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लगा दी, आप किसी ना किसी तरीके से यूएई से रेलिवेंट बन रहे हैं, यूएई की टैक्सेशन से रेलिवेंट बन रहे हैं। तीन वजूहात हैं ओवरऑल जब आप यूएई के टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई के टैक्स से किसी ना किसी तरह से आपका कोई तल्लुक बन जाता है। ऑल तो आप यूएई के टैक्स रेजिडेंट नहीं है, आप एक ऐसी कंपनी नहीं है जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो, आप एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो, आप ऐसे नेचुरल पर्सन नहीं है जो कि यूएई में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप तीन वजूहात की बिना पर यूएई के टैक्स से रेलिवेंट हो सकते हैं। क्या वजूहात हैं वो? पहली चीज है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। सेकंड चीज है वो स्ट्रेट सोर्स इनकम लेता हो, और थर्ड चीज है नेक्सस। अभी ये मैंने तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं की, एज इट इज पढ़ा दी। एक सर जी जरा मिनट ये रिपीट कर दे प्लीज, ये कौन एक सी सेकंड तीन मुझे चीज? दीजिएगा, मैं इससे पहले एक नोमान का एक क्वेश्चन है उसको आंसर कर दूं, ठीक है? मैंने आपसे बार बार एक चीज का जिक्र किया
कि जो इंडिविजुअल, जो नेचुरल पर्सन यूएई में बिजनेस करता है वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर किसी की अपनी तारीफ, हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा 90% नंबर लेके आता है, घर में माँ बाप जूते मारते हैं, बड़े थोड़े नंबर लेके आए, 95% नहीं आए, ठीक है, वो कहते हैं बड़ा नालायक बच्चा है। कई लोग होते हैं वो अपने बच्चा 50% लेते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बड़ा लायक बच्चा है। तो लायक नालायक की अपनी अपनी तारीफ होती है। इसी तरह बिजनेस की अपनी अपनी तारीफ है। मिसाल के तौर पे मैं जब आपसे ये कहता हूं कि जो शख्स यूएई में बिजनेस कर रहा है वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट है, सवाल ये पैदा होता है बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस किसे कहते हैं? कारपोरेट टैक्स को हम कारपोरेट टैक्स पढ़ रहे हैं ना, हमने कारपोरेट टैक्स की लैंग्वेज में देखना है बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस तब कहते हैं जब एक नेचुरल पर्सन बिजनेस एक्टिविटी से 1 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा रहा हो। अगर वो 1 मिलियन से कम पैसे कमा रहा है तो वो आपके लिए यूएई में बिजनेस कर रहा है, मेरे लिए यूएई में बिजनेस कर रहा है, कारपोरेट टैक्स के लिए वो यूएई में बिजनेस नहीं कर रहा। समझ गए? सही नोमान, क्लियर? ओके, अच्छा। सर अगर कल 1 अब मिलियन डिस्कस से किया गया था कम कमा रहा है तो कि वो एक सेकेंड, बाबर जी पहले रिदा, रिदा बात कर ले। जी रीता बोलिए। अगर 1 मिलियन से कम कमा रहा है तो वो यूएई में बिजनेस नहीं कर रहा, ये कंसीडर करेंगे हम। यूएई के कारपोरेट टैक्स के लिए वो यूएई में बिजनेस नहीं कर रहा, यानी तो वो इन कारपोरेट तीनों टैक्स ये में से एज्यूम करता है कैटेगरी में आएगा। जी, उस ही पर टैक्स नहीं लगेगा। हैज अ नेक्सस इन यूएई, यहाँ पे जो नहीं, तीन आपने कैटेगरीज बनाई। इन तीनों में नहीं आएगा। वो यूएई में बिजनेस कर ही नहीं रहा, वो तो उसकी पर्सनल इनकम है। मैंने आपको कल क्लास में पढ़ाया था, ऐसा जब तक एक नेचुरल पर्सन का रेवेन्यू 1 मिलियन से कम रहता है उस पर कारपोरेट टैक्स लगता ही नहीं है, वो बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं मानता उसे कारपोरेट टैक्स ला। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी। उसकी वजह यूएई की गवर्नमेंट का, यूएई का ये दावा है कि हम इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे आप पे, हम सिर्फ बिजनेस पे लगाएंगे। तो वहां पे क्वेश्चन पैदा हुआ था कि साइड इनकम भी तो होती है। किसी बंदे ने कोई 2 गाड़ियां रख के किराए पे दे दी हैं, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ गया, तो वो तो उसे यूएई के कारपोरेट टैक्स ला ने इंडिविजुअल इनकम ट्रीट किया, बिजनेस इनकम ट्रीट ही नहीं किया। ठीक है बाबर जमान? जी ठीक है। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल ये बात डिस्कस हुई थी कि ये जो 1 मिलियन दिरहम है, ये उसकी नेट इनकम है कि ग्रॉस इनकम है, रेवेन्यू है या क्या है? रेवेन्यू, टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम। टोटल इनकम, ओके, जी, ग्रॉस। मुनव्वर सईद। मुनव्वर सईद 1, मुनव्वर सईद 2। ओ जी ठीक है, सर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर। अच्छा सर, आपने पहले लेक्चर में बताया था कि कुछ कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं लेकिन जस्ट वो अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे ना यूएई में ओपन करवाती हैं, तो क्या वो भी उसकी यूएई की टैक्सेशन के लिए स्टिल रेलिवेंट होती हैं? मैंने आपसे ये कहा था, कई कंपनी ऐसी होती हैं जो कि यूएई में इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, लेकिन ऑनर, कंट्रोल जो बंदा होता है, जो ऑनर होता है, वो पाकिस्तान में बैठा होता है, वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा होता है, बस यूएई का बैंकिंग चैनल यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि यूएई में से पैसे आते जाते बड़ी आसानी से हैं। पाकिस्तान में तो अगर आपने पाकिस्तान से बाहर पैसे निकालने हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पेमेंट करना। तो कई लोग इधर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसका बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसका जो ऑनर है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है वो कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है? यूएई में, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट पर्सन बनती है। ठीक है, इधर तक कोई क्वेश्चन, कोई हैंड रेज करे जो कंफ्यूजन हो कोई भी किसी की। आई नीड 1 हैंड रेज्ड। मैं हमेशा से, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक कंप्लेन करते हैं कि बीच में क्वेश्चंस आते हैं तो वो आखिर में क्यों ना कर लिए जाएं। मैं इसकी वजह से बदनाम हूँ, लेकिन मुझे ये तरीका बड़ा पसंद है। ठीक है, सो प्लीज पेशेंस रखा करें, क्वेश्चन आने दिया करें। अच्छा, टैक्स सर रेजिडेंट, एक क्वेश्चन पूछना है सर। जी जी पूछें। सर जी, जो हमारे यानी वहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो तो लोकल अरबाब यानी जो अरबाब होते हैं उनके साथ बिजनेस कंपेयर करके लिए जाते हैं। तो आया ये जो लोकल बंदा हो तो उनके साथ क्यों ये टैक्सेबल नहीं होते? ये जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए इनका ये प्लीज। क्वेश्चन है, लेकिन इस चीज को हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका क्वेश्चन क्या है मैं जरा ये बताऊं। इनका क्वेश्चन ये है
कि यूएई में अगर किसी ने कंपनी खोलनी हो तो आपको मस्ट होता है, वैसी वाली बात अब ठीक नहीं रही, कि ये ज़रूरी होता है कि आपका 50% ऑनरशिप इमाराती नेशनल हो। अब ये वाली बात हर केस में मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। ये चीज़ हम कंपनी सेटअप के बारे में मज़ीद अच्छी तरह से लेकिन सर ये तो अबू धाबी में सर अभी 51% लोकल के पास होता है और 49% नॉन रेजिडेंट यानी जो परमानेंट बंदा ना हो उनके ये पास सिर्फ होता है। कुछ एक्टिविटीज के लिए है। और बहुत सारी दुबई में सर activities- आप दुबई की जो बात कर रहे हैं ये तो दुबई या रास अल खैमा और या अजमान या शारजा साइड पे होते हैं, यानी नहीं वो ऐसी बात 50 अब फुल भी वो नहीं, सर चल जाता है, लेकिन मैं आपको अबू अर्ज धाबी करता में हूँ, ये देखें अभी पूरी भी सर लागू नहीं है। नहीं, अबू धाबी में भी ये लागू है। हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम उस पोर्टल पे जाके देखेंगे जहां से कंपनी सेटअप होती है, ठीक है। चलिए सही है सर, ठीक है, कुछ क्योंकि एक्टिविटीज के इसमें लिए ऐसा है। आप थोड़ा सा प्लीज पेशेंट रखें। ओके, हाँ जी। अच्छा, पहली चीज टेक्स्ट रेजिडेंट पे किसी का कोई क्वेश्चन? मैं ये जरा एक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मदीहा कंवल का, ठीक है। मैं इस पे जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। A person who is not earning business turnover exceeds 1 million can still be considered tax resident person as per UAE law number of days, but he will not fall under the ambit to pay tax at corporate tax. मैं जरा मदीहा कन्वाई एक्सप्लेन करूं। ये जो बात होती है ना, बेसिस ऑन द नंबर ऑफ डेज और 183 डेज पे, ये डेफिनेटली यूएई में मौजूद है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में मौजूद नहीं है, यानी वो वाला बंदा कॉर्पोरेट टैक्स के अंडर टैक्स रेजिडेंट नहीं समझा जाएगा। सही, वो तो 183 डेज का रूल है, डेफिनेटली वो स्टिल एक लॉ है, बट नॉट रिलेटेड टू दिस। उसकी हम जो इम्प्लीकेशन है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। होप दिस सेटिस्फाइड। इस क्वेश्चन पे आप मदिया कमल प्लीज थोड़ा सा वेट करें, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आगे चलें। ओके, सुनिए, टैक्स रेजिडेंट समझ आ गया? किसी का टैक्स रेजिडेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हाथ रेज करें, हैंड रेज करें प्लीज। जी बिलाल। बिलाल वांट टू से समथिंग? ओके, टैक्स रेजिडेंट पे चलते हैं। सॉरी, मैंने अनम्यूट किया अभी। मेरा सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन थोड़ी सी आ रही है इसमें, टैक्स रेजिडेंट पर्सन और रेजिडेंट पर्सन ये दो अलग चीजें हैं ना? एक टैक्स ये दो रेजिडेंट अलग पर्सन, एक रेजिडेंट पर्सन है। ये टैक्स रेजिडेंट की बात हो रही है। हाँ, ये नंबर ऑफ डेज बात की, ये तो रेजिडेंट की बात की है नहीं, ना? ये रेजिडेंट की बात नहीं है। मैं इस पे देखें, इस पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे प्लीज, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा, वेट करें इसके लिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं इस पे। देखें, होता ये है कि पाकिस्तानी इनकम टैक्स में, तवज्जो से सुनिएगा, पाकिस्तान में इनकम टैक्स है, इंडिविजुअल की नेशनल पर्सन इनकम पे टैक्स है, यस राइट। सैलरी पे टैक्स लगता है ना पाकिस्तान में। जी। अब होता यह है कि पाकिस्तानी लॉ जहां पे इनकम टैक्स इंडिविजुअल और नेशनल पर्सन पे अप्लाई होता है, वहां पे ये रूल है कि 183 डेज से ज्यादा अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो वो नेचुरल पर्सन वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देगा। टैक्स रेजिडेंट उसे पाकिस्तान में तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तानी लॉ की बात कर रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज ना कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हमने पढ़नी है, सीखनी है। सिर्फ आसान आसान चीज़ें सीख लेने का फायदा नहीं है, सुनिएगा। अच्छा, अब हुआ ये, इसी तरह से यूएई में भी 183 डेज एक रूल मौजूद है। यूएई में भी 183 डेज रूल मौजूद है। अच्छा, अब क्या होगा? फर्ज करें एक बंदा यूएई में रहता है 183 डेज से ज्यादा, पाकिस्तानी टैक्स उसे क्या ट्रीट करेगा? पाकिस्तानी कहेगा कि ये वाला बंदा पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट नहीं है, यूएई का टैक्स रेजिडेंट है। यूएई भी उसे यूएई का टैक्स रेजिडेंट सवाल किया जाएगा। लेकिन टैक्स रेजिडेंट से मुराद अंडर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, अंडर कॉर्पोरेट टैक्स रेजिडेंट नहीं है।
उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहे कि जो फैज़ान साहब हैं ये यूएई में 183 डेज से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी नेशनल हैं, मैंने इन पे वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगाना है, तो यूएई का टैक्स ला क्या कहेगा? यूएई का ला क्या कहेगा? नहीं, फैज़ान हमारा टैक्स रेजिडेंट है, वो 183 डेज से ऊपर यूएई में रुका है, लेकिन ठीक है, इस पर्सन के लिए इस तरह, इस लिहाज से मैं यूएई का टैक्स रेजिडेंट बन गया, लेकिन मुझ पे कॉर्पोरेट टैक्स तब तक अप्लाई नहीं होता। अंडर कॉर्पोरेट टैक्स में तब तक टैक्स रेजिडेंट नहीं बनता जब तक मैं यूएई में बिजनेस एक्टिविटी नहीं करता। ठीक है, अभी प्लीज टू द पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करें। ये जो आप चैट में मुझे कुछ पोर्टल वगैरह भेज रही हैं, इस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्लीज। ठीक है, अच्छा, टैक्स रेजिडेंट का एक और क्वेश्चन, कोई एनीवन वांट टू से एनीथिंग? सॉरी, तो फिर बस मैं एक चीज क्लेरिफाई करना कि एक इसमें चीज है टैक्स रेजिडेंट और एक है कॉर्पोरेट टैक्स रेजिडेंट। कह लें, ठीक है, लेकिन मैं जब इसमें टैक्स क्या है रेजिडेंट का समझने के वर्ड यूज लिए? करूंगा, मैं जब टैक्स रेजिडेंट का वर्ड यूज करूंगा तो वो कॉर्पोरेट टैक्स के अंडर होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक, ठीक है, ओके। इसी तरह से ये इनका जो कमेंट था ना, मरिया कमल का, उसको मैंने आंसर किया। अच्छा, अब हम चलते हैं, यहाँ तक टैक्स रेजिडेंट क्लियर हो गया, अब टैक्स नॉन रेजिडेंट पे आते हैं। पहली चीज, यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना हो। सेकंड चीज, यूएई का टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई के कॉर्पोरेट टैक्स से रेलिवेंट हो। रेलिवेंट कैसे हो सकता है? तीन चीजों की बेसिस पे। पहली, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। सेकंड, यूएई की स्टेट सोर्स इनकम लेता हो। या थर्ड, उसका यूएई में नेक्सस हो, या उसका यूएई में नेक्सस हो। अच्छा, हम सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, नेक्सस। नेक्सस का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब भी कोई कंपनी पाकिस्तान में है लेकिन उसने यूएई में प्रॉपर्टी खरीद ली है, प्रॉपर्टी मतलब नेक्सस, एक नेक्सस बना लिया यूएई में, अब वो यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट बन गई है। वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट नहीं है, ना वो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, ना उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, ना वो कोई नेचुरल पर्सन है जो यूएई में बिजनेस कर रहा हो। वो एक कंपनी है पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी यूएई में खरीद ली, नेक्सस बना लिया, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट बन गई, वो यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट बन गई। उसने टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद एक तरह से यूएई से तल्लुक जोड़ लिया, यूएई के टैक्स से तल्लुक जोड़ लिया। नेक्सस वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए, मुझे एक बात बताएं तवज्जो से जरा, अगर कोई शख्स यूएई में रहता है, यूएई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है विदाउट ट्रेड लाइसेंस, क्या उसे यूएई की बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है? नहीं। नहीं, ग्रेट। अच्छा, अब जो काम यूएई में रहने वाले को नहीं किया जाता, अगर एक बंदा, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने यूएई में प्रॉपर्टी खरीदी हुई है सेविंग के लिए, तो जो सहूलत नेचुरल पर्सन रिजाइडिंग इनसाइड यूएई को दी गई थी, ये आउटसाइड वालों को भी दी गई है। सब तमाम नेचुरल पर्सन को ये सहूलत दी गई है, अगर वो यूएई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो इसे पर्सनल इन्वेस्टमेंट ही समझा जाएगा, बिजनेस नहीं समझा जाएगा। लिहाजा अगर कोई नेचुरल पर्सन यूएई में इमूवेबल प्रॉपर्टी लेता है तो वो टैक्स नॉन रेजिडेंट नहीं बनेगा, वो आउट ऑफ स्कोप रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी, पाकिस्तान की कोई टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, कोई कंपनी, वो यूएई में प्रॉपर्टी खरीद लेती है तो उसका नेक्सस बन जाएगा, वो यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है, कोई एक एनीवन जिसको नेक्सस का पॉइंट ना क्लियर हो? सर, अगर एक बंदा जो है वो यूएई में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो वो उससे वो रेजिडेंट टैक्स रेजिडेंट तो नहीं बनता, लेकिन साथ साथ बिजनेस करता है और उसका रेवेन्यू 1 मिलियन से ज्यादा है तो उसकी बेस पे तो वो बन सकता है ना टैक्स रेजिडेंट। बिल्कुल, बिल्कुल उसकी बेस पे बन सकता है। जी, उसकी तल्हा बेस पे बन खान। सकता है, ठीक। जी, तल्हा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नेक्सस वाली जो आपने बताया वो क्लियर कर देंगे एक दफ़ा प्लीज? नेक्सस के हवाले से, नेक्सस का मतलब जी जी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल ओके सर। प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके।
लेकिन यूएई में तो ये रूल है ना कि वहां पे आप जगह खरीद नहीं सकते अपनी, मतलब आपके नाम नहीं लिख सकते अच्छा, इनका वहां सवाल पे। ये है कि क्या यूएई में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं? द आंसर इज यूएई में प्रॉपर्टी लेना, जो यूएई के जो लोग यूएई के नेशनल हैं या यूएई में रहते हैं एज आ, जिनके पास परमानेंट वीज़ा मौजूद हैं, वो यूएई में फ्लैट ले सकते हैं। दैट इज आल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। विला ले सकते हैं, ज़मीन नहीं ले सकते। ठीक है, ज़मीन नहीं ले सकते क्योंकि ज़मीन जहाँ पे भी बादशाहत है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो ज़मीन है वो सारी बादशाह की है और वो 99 ईयर लीज पे दी गई है। अलबत्ता अजमान एक स्टेट है। अच्छा, इसको भी हम थोड़ा यूएई के स्ट्रक्चर को भी इंशाल्लाह थोड़ा समझेंगे। यूएई की 7 स्टेट्स हैं। यूएई की 7 स्टेट्स हैं। नाम बताएंगे रिदा? दुबई, अबू धाबी, ओमान। नहीं, ओमान नहीं है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट क्लास में आपको शारजा। बताऊंगा। मैं एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन कि ये वाला चीज़ मैं बाकी क्लासेस में थोड़ा पहले भी पढ़ाया करता था, लेकिन इस दफ़ा कॉर्पोरेट टैक्स पहले पढ़ाना बड़ा ज़रूरी हुआ था, क्योंकि वरना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप दुबई में होते हैं कि यूएई में होते हैं, तो आपको यूएई की 7 स्टेट के पता होना चाहिए। अच्छा, हाउएवर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये याद रखें कि यूएई में कुछ ऐसी जगह हैं जिसमें कोई भी बंदा जो इवन के पाकिस्तान में रहता है, जिसके पास यूएई का वीज़ा नहीं है, वो भी प्रॉपर्टी ले सकता है। ठीक है जी, अरबाब। सर बिल्कुल, वो अजमान में और रासुल खैमा में ले सकते हैं, और ठीक है, अभी अच्छा वो आगे चलते मुल्कुवैन में भी उन्होंने एक हैं। वो अच्छा ले ली अरबाब, है, अरबाब प्लीज लेकिन अबू लेट मी, धाबी। हम टॉपिक पे आते हैं, टेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम सर। सर मुझे बाद पूछना है कि ये अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो वो प्रॉपर्टी ले सकता है, उस पर टैक्स नहीं होगा, और अगर कंपनी प्रॉपर्टी ले या कोई जिस तरह आपने कहा है कि कोई कॉर्पोरेटेड कंपनी हो, उस पर जी जी। टैक्स लगेगा, और इंडिविजुअल अगर लेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लगेगा तो वो तो बिजनेस के एम्बेट से बाहर है, वो एक पर्सनल इनकम है, वो बिजनेस है ही नहीं। लेकिन अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी ली हुई है, तो कंपनी तो होती ही बिजनेस करने के लिए, तो अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी ली है तो वो टैक्स नॉन रेजिडेंट पर्सन बन गई। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए यूएई में प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आप टैक्स नॉन रेजिडेंट नहीं बनी, आप आउट ऑफ स्कोप हैं। ठीक है, जी सर। ओके, नेक्स्ट का लेकिन सर पॉइंट ये सर जी, ये लीजिंग टैक्स फिर किस चीज के लिए लेते हैं ये? कौन सा टैक्स? लीजिंग टैक्स यानी प्रॉपर्टी लीजिंग मेरे टैक्स, अपनी फार्म, जो मेरा लीजिंग में टैक्स, एक घर है सर, पहला है, एक सेकंड अरबाब प्लीज, तो वो फिर क्यों सर लेते हैं? और बाब लेट मी एक्सप्लेन। ये मैं लीजिंग टैक्स की बात नहीं कर रहा। कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स यूएई में मेन टैक्स है। बाकी छोटे मोटे टैक्स मौजूद हैं, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स है एक, ठीक है, लीजिंग टैक्स मौजूद है, ऐसे छोटे मोटे टैक्स मौजूद हैं, लेकिन मेन टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स है। अभी मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी टैक्सेस की बात नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबको क्लियर हो गया, बल्कि हमने ऐसे क्वेश्चन भी आंसर किए हैं जो कि नॉर्मली यूए इस टैक्स से इतना रेलिवेंट नहीं करते। सेकंड, अब हमारे पास दो रह गए, एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, एक डिराइव्ड स्टेट सोर्स इनकम। इनमें हम सबसे पहले जानने लगे हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। हम इसको लॉ में कैसे डिफाइन किया गया है उसे भी देखेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है वो भी देखते हैं। पहले हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। एक वॉलंटियर चाहिए मुझे, हाँ, जो पाकिस्तान में रहता हो। बिलाल साहब अवेलेबल होंगे, छोटे से क्वेश्चन आंसर करने हैं, उससे आप सब लोग सर मैं अंडरस्टैंडिंग। हूँ। जी रिदा सुनिए, आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप एक आईटी कंपनी चलाती हैं, आपके दो क्लाइंट्स यूएई से हैं। क्या आप अपने दोस्तों में बैठ के कह सकती हैं कि मैं यूएई में बिजनेस करती हूँ? नहीं। नहीं कह नहीं। सकती, राइट? ठीक, ओके, पहली चीज। अच्छा, सेकंड, आप यूएई में नहीं रहती, आपकी कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। तमाम प्लीज तवज्जो से सुनिएगा, आंसर देखिएगा ये कहाँ पे यस से नो से यस में कब बदलते हैं। आप पाकिस्तान में रहती हैं, आपकी एक आईटी की कंपनी है सॉफ्टवेयर बना के देने वाली, आपने यूएई में 10 बंदे परमानेंटली रखे हुए हैं जो यहाँ पे जाके मार्केटिंग करते हैं। आपने एक ऑफिस रखा हुआ है अपना यूएई में भी, आज आप खुद पाकिस्तान में है, आपकी कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, लेकिन आपने यहाँ पे एक ऑफिस लिया हुआ है, एक टीम रखी हुई है 10 बंदों की जो मार्केटिंग करती है, क्लाइंट्स लाती है।
क्या आप अपने दोस्तों में बैठ के कह सकती हैं कि मेरा यूएई में बिजनेस है? जी सर है, क्योंकि परमानेंट जी एस्टेब्लिशमेंट है आपके। परमानेंट ओके, एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में। जब आप यूएई में ना होते हुए कह सकें कि मैं यूएई का टैक्स रेजिडेंट नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी वो चीज, ठीक है। कैसे? एग्जांपल देखते जाइएगा आप, ये थोड़ा सा जजमेंटल कॉन्सेप्ट है, इतना सिंपल नहीं है जैसे कुछ लोगों ने समझा हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान में रहती हैं और यूएई में टैक्स की सर्विसेज देती हैं, बल्कि आईटी की ले लें, आप आईटी की सर्विसेज देती हैं, आप सॉफ्टवेयर बना के यूएई में भी बेचती हैं, अमेरिका में भी बेचती हैं, लेकिन आपका कोई ऑफिस यूएई में नहीं है, आपकी कोई सेल टीम यूएई में नहीं है, लेकिन आपका जो अकाउंटेंट है ना वो यूएई में बैठा हुआ है। क्या अब आप कह तो सकती हैं आप यूएई वो में तो हम बिजनेस कर रही आउटसोर्स हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। नहीं नहीं कह सकती, ठीक है। आपकी सर्विसेज सॉफ्टवेयर बना के बेचने वाली है, आप पाकिस्तान में बैठ के, सारी टीम पाकिस्तान में है, आप दूसरे मुल्कों में सॉफ्टवेयर बेच रही हैं, जहां पे आपने अकाउंटेंट रखा हुआ है, तो आपने अकाउंटेंट आउटसोर्स किया हुआ है, या आपने अकाउंटेंट एक दूसरे मुल्क में रखा हुआ है, ठीक है, आपने कोई फ्रीलांसर हायर किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूएई में बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा टिल्ट है, प्लीज सबने तवज्जो से सुनना है। आपकी वही कंपनी है, पाकिस्तान में एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बना के बेचती है, कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में है, यूएई में नहीं है, लेकिन आपने अपनी सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम और सेल्स एंड मार्केटिंग टीम यूएई में रखी हुई है। जो मार्केटिंग टीम है वो जाती है, क्लाइंट लेके आती है, और सॉफ्टवेयर सर्विस की टीम जो यहाँ पे टीम मौजूद है वो लोगों के क्लाइंट्स की प्रीमिसेस पे जाती है और उन्हें सॉफ्टवेयर बना के देती है, उनकी नेटवर्किंग करती है, सारा काम करती है। अब क्या आप कह सकती हैं मेरा यूएई में बिजनेस है? ये डिपेंड करता है कि आप उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उनको रखा हुआ है या परमानेंट बेसिस पे रखा हुआ है एम्प्लॉयज हम को। इसको पर कह परमानेंटली सकते हैं जो बिजनेस है। तो फिर जनरली रखें ना, पी में सिंपल आ रखें, जाएगा ना, सिंपल रखें परमानेंट थोड़ा। एस्टेब्लिशमेंट में, तो कह नहीं, सकते इस हैं हाँ। वर्ड को छोड़ सर दें, यस, कॉन्सेप्ट पे हैं, यस, वर्ड को छोड़ दें, क्या आप कह सकते हैं? यस। यस कह सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब वह ये कि आप वैसे तो पाकिस्तान में कंपनी है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है। सुनिएगा, आप जहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं वहाँ पे देखिएगा, आप मुख्तलिफ मुल्कों में घूमती रहती हैं क्लाइंट्स लाने के लिए, कभी अमेरिका चली गई, कभी यूएस, कभी इंग्लैंड चली गई, कभी कनाडा से क्लाइंट्स लाई, कभी यूएई में आई, 4 क्लाइंट पकड़ लिए, कभी सऊदीया गई। क्या आप कह सकती हैं आपका यूएई में बिजनेस है? नहीं नो नहीं कह सर। सकते। चेंज करते हैं जरा, आपने कंपनी यूएई में है, कंपनी पाकिस्तान में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है, लेकिन आपकी जो आप हर साल में 11 महीने यूएई में आती हैं, यहाँ से क्लाइंट सर्च करती हैं, क्लाइंट का काम पकड़ पकड़ के पाकिस्तान में दिए जाती हैं, लेकिन आप खुद क्लाइंट यूएई में आके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहीं पे क्लाइंट हंट करती हैं, 11 महीने आप इधर क्लाइंट हंटिंग पे लगाती हैं। क्या अब आप कह सकती हैं आपका बिजनेस यूएई में है? यस सर। यस सर। यस सर ठीक कह है, सकते हैं। फिर ये यूएई चीज है। इसको आप में टैक्स कैसे बिजनेस कर डिफाइन रहे करता है? हैं। टैक्स इसको जोड़ता है परमानेंसी से। जब आप 2-3 दिन के लिए आई, 2-3 दिन के लिए यूएई में आई, वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आई, ठीक है, कोई डिफाइंड टर्म नहीं है सिवाय कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, आप आए, 2 महीने काम करके वापस चले गए, इसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं माना जाता। लेकिन जब 6 महीने से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड है, तो फिर यह समझा जाता है आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यूएई में। लेकिन कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है, बस एक जजमेंट है क्या परमानेंटली यूएई में क्या मौजूद है, क्या कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। इसके लिए लॉ में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने बताया, उसके लिए उससे मुराद जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई ऑफिस हो, ठीक है। ऑल दो ऑफिस आएगा वो तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही है, वो तो बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ जी उनका ऑफिस है, वो यूएई में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल ऑफिस होना जरूरी नहीं है। आपकी अगर सेल की टीम इधर परमानेंटली बैठी हुई है तो इट इज वेरी मच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। हाँ जी बिलाल। जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि आपने कहा फिजिकल ही वहाँ पे
मतलब मौजूद हो। तो ऐसा भी तो होता है कि जैसे मेरा भी है बिजनेस यूएस में, बट आई आई नेवर हैव बीन देयर। कभी मैं उधर गया नहीं फिजिकली, ठीक है, लेकिन सारे यहाँ से ईमेल मार्केटिंग के जरिए उनको वही जो होते क्लाइंट्स उनको पिच किया जाता है, डिफरेंट कॉल्स के जरिए, डिफरेंट तरीकों से, एडवर्टीजमेंट के जरिए। तो ज़रूरी तो नहीं कि आप फिजिकली उधर जाके बिजनेस करें, सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं, डिजिटली हो सकते हैं। तो बिलाल तब भी आप तो वो बताएं ना, आप आपने ये जजमेंट अप्लाई करनी है। आप पाकिस्तान में बैठ के ईमेल मार्केटिंग के थ्रू यूएई में क्लाइंट ढूंढते हैं, क्या आप दोस्तों में जाके कहेंगे कि मैं मेरा तो यूएई में बिजनेस है? हाँ नहीं, कह आपके सकता हूँ क्लाइंट्स वैसे। यूएई के हैं। नहीं, नहीं आपके सर, क्लाइंट्स ये यूएई भी नहीं कह सकते कि बिजनेस है, हम वहां से क्लाइंट ही के तो हम हैं। लेके आते हैं, लेकिन बिजनेस उधर नहीं है, बिजनेस हमारा ठीक है, पाकिस्तान में ही है। आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस होती है ना, सेल मार्केटिंग की टीम की प्रेजेंस, ये एक प्रेजेंस बनाती है कि आप कह सकें यस मेरा बिजनेस यूएई में है। उसकी कोई ना कोई परमानेंसी मौजूद है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग तो आप पूरी दुनिया की कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कर सकते हैं। हाँ लेकिन तो आपकी टारगेट ऑडियंस मार्केटिंग है तो ही सर्विसेज पर्टिकुलरली प्रोवाइड यूए या करें। यूएस है। इट डजेंट मैटर, क्लाइंटेज होना एक बात है और यूएई में बिजनेस होना सेकंड चीज है। अच्छा, मिसाल बिजनेस के तौर पे देयर आप हैज टू बी सम, मतलब द बिजनेस हैज टू बी इन सम फिजिकल फॉर्म वहाँ पे, ऐसे एग्जैक्टली कोई ठीक है, मतलब, या तो आप जाए फर्ज फिजिकली करें हम, या हमारा कोई ऑफिस हो, या आप यूएई में हमारी क्लाइंट टीम हो। हंटिंग पे आते हैं, आप यूएई में क्लाइंट हंटिंग पे आते हैं, 11 महीने यूएई में फिरते रहते हैं, कोई क्लाइंट नहीं मिलता, स्टिल आपकी जो सेल का एलिमेंट है वो यूएई में मौजूद है। ठीक है, समझ आ रही है? नहीं तो तब भी अगर हम सर फर्ज एक करें सवाल 11 पूछ महीने सकता गए। हूँ मैं? बिलाल थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जी। अरबाब, जी। सर जी एक बात पूछनी है यहाँ पे, आप अभी तो सपोजिशन पे चल रहे हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट है फिजिकल या नहीं, लेकिन मेरा सवाल है सर, टैक्सेशन के लिहाज से भी, और वहाँ पे यूई का तो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, हर हाल में आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है? तो किस तरह हम, यानी वो सपोजिशन पे, अगर फॉर एग्जांपल आपने वो आईटी की बात की, मैं तो सॉफ्टवेयर वहाँ, अगर वहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ना हो या आप कंपनी के साथ रजिस्टर्ड ना हो, तो उस वक्त तक आप उस कंपनी से ना सॉफ्टवेयर ले सकते हो, ना चेंबर ऑफ कॉमर्स आपको कोई सर्टिफिकेट दे सकता है, और ना ही अपना लीगल काम कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, सुनिएगा प्लीज। इनका क्वेश्चन ये है कि जब तक आप यूएई में बाकायदा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, आप तो यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन कंपनीज में की रजिस्ट्रेशन करवाता है जो यूएई में रजिस्टर्ड हो। इसका ये मतलब नहीं है, कितने सारे लोग हैं जो यूएई में रहते हैं लेकिन उनकी सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान में होते हैं। ठीक है, सर आपकी काफी सारे बात लोग सही हैं। है तो सर, ये लेकिन सेल्फ असेसमेंट मैं सर होगी, एक इस बात तरह कहता से आप हूँ सर, कैसे अभी जज कर मैं सकते हैं कि रिसेंटली हमने कंप्लाइंस के लिए सर एक सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के कंपनी से कराची में था, उनसे खरीद लिया, लेकिन जब चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले और सेंट्रल बैंक ऑफ यूई वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कह कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, ये अनऑथोराइज कंपनी है और इसको हम लीगलाइज नहीं कर सकते, आप देखिए सिस्टम से देखिए हटा दे। अरबाब, तो देखें इसके बारे में इस सर चीज आप फिर मुझे ये अरबाब, जरा देखें एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद ही यूई में हूँ, 18 साल से कंप्लाइंस एडमिन हूँ सर। अरबाब थैंक यू। आप कौन सी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में? फाइनेंस हाउस में काम करता हूँ सर, बीइंग एज ए ठीक है कंप्लाइंस एडमिन, और जी जी। खुद अपना अरबाब, एक कंसल्टेंसी खोलने का भी बारे में सोच रहा हूँ सर, अरबाब इसी वजह से सर मैं ये टैक्सेशन, और मैंने खुद सर, सर कनाडा से टैक्सेशन और ऑडिट का कोर्स भी अरबाब किया मुझे हुआ थोड़ा है। सा टाइम दें प्लीज, लेट मी आंसर। ओके, अच्छा देखिए, आपने अपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेंट्रल बैंक से अप्रूव करवाना है, अपनी कंप्लायंस को सेंट्रल बैंक से अप्रूव करवाना है। वहां पे सेंट्रल बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपके पास सिर्फ ये वाले सॉफ्टवेयर होने चाहिए। आपको अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या सेंट्रल बैंक आपके सॉफ्टवेयर को अप्रूव नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है आप यूएई में बिजनेस ही नहीं कर सकते। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना कि वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो एक बड़े खास सिनेरियो में, एक बड़े स्पेसिफिक सिनेरियो पे है, वरना बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपना सैप ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन जो अपने बड़े ईआरपी और सॉफ्टवेयर हैं वो पाकिस्तानी कंपनी से इम्प्लीमेंट करवाती हैं। ठीक है, लेकिन सर उसका रिजल्ट वो एक्सेप्ट नहीं करते, यूई गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है सर, जी और जी, ना उसे वो सेंट्रल हम बैंक। वो टैक्स हम पे फिर वो, क्योंकि सर मेरे साथ ऐसा एक काम हुआ है, इसलिए सर मैं ये प्रैक्टिकल वो अरबाब, आपको उसका वो अरबाब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वो जो आप कंप्लायंस के लिहाज से बात कर रहे हैं दैट इंटायरली डिफरेंट। कंप्लायंस डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ओह माय गॉड,
ओके सर अगर आप डिजिटल प्रेजेंस मार्केटिंग का के ऐसे जरिए जिक्र 11 नहीं है, उसकी वजह महीने ये है कि ये जो चीज जी रिजा जी, आप अगर 11 महीने दुबई में रहते हैं और मार्केटिंग के जरिए क्लाइंट्स लेके आते हैं, तो ये टैक्स बार में किस तरह से जा सकता है और किस तरह से गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सकती है कि इस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि ठीक कुछ है। भी रजिस्टर्ड अच्छा नहीं है सुनिए दुबई रिजा, के लॉज के पहला मुताबिक। क्वेश्चन है इनका कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई कंप्लायंस के अंदर, ठीक है, अथॉरिटीज के अंदर। लेकिन इससे पहले ये है कि लॉ की इम्प्लीकेशन क्या है उस पर। मुझे ये बताएं कि एक, क्या वो यूएई की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन गई? क्या वो जो पेजेंट्स है वो यूएई की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन गई? राइट, यस। अच्छा, अब जब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन गई तो यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट बन गई है आपकी कंपनी, राइट। जब आप यूएई की टैक्स नॉन रेजिडेंट बन गई तो रूल क्या है, आपने यूएई सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। जो आपका यूएई का क्लाइंटेज होगा उस पर आपने टैक्स देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना प्लेस ऑफ बिजनेस टैक्स, परमानेंट सर टैक्स, ये लॉन्ग टर्म इनकम स्लाइड टैक्स, जो बिजनेस, पिछली थी दोबारा करिएगा एक दफा। ये वाली। जी जी, एक मिनट। ओके। ओके, अच्छा, ये जो टैक्स हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस टैक्स, परमानेंट टैक्स, टैक्स, लॉन्ग टर्म विजिट टैक्स, बिजनेस एक्टिविटी टैक्स, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पे जो गाइड मौजूद है उसने दी हुई हैं। लेकिन सिंपली इसका जो मीनिंग बनता है ना, कॉन्सेप्ट, वो यही है कि आप यूएई के टैक्स रेजिडेंट ना होने के बावजूद यूएई में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं यूएई स्टेट सोर्स इनकम पे। यूएई स्टेट सोर्स इनकम, जब आप यूएई में किसी यूएई के टैक्स रेजिडेंट पर्सन को कोई सामान बेचते हैं या कोई सर्विसेज बेचते हैं, मेरी कंपनी यूएई में है, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। अच्छा, अब सवाल क्या है, सुनिएगा तवज्जो से बहुत। मेरी कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, इट मींस ये यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। अगर आप इस कंपनी को कोई सामान बेचेंगे, कोई सर्विसेज बेचेंगे, तो इधर से आने वाली इनकम आपकी स्टेट सोर्स इनकम होगी। ठीक है। अगर किसी की कोई ब्रांच इधर मौजूद है यूएई में, कोई ऑफिस मौजूद है, कोई परमानेंट टीम मौजूद है, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, आप उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को कोई डील करेंगे, कोई गुड बेचेंगे, कोई सर्विसेज बेचेंगे, इवन देन दैट विल बी स्ट्रेट सोर्स इनकम। ठीक है, पहली दोनों चीजें क्लियर हो गई, वेरी सिंपल। ठीक है, थर्ड चीज, यूएई में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, ऐसे इवेंट से जो आप इनकम कमाते हैं, यूएई में कोई एसेट ले लेते हैं, यूएई में आपने 10 गाड़ियां लेके किराए पे दे दी हैं, यूएई में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हो, जो एसेट लोकेटेड हो, उधर से आने वाली इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहलाती है। लिहाजा इस केस में भी आप यूएई के टैक्स नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और डिराइव्ड स्टेट सोर्स इनकम, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन मीट हो जाए तो यू बिकम यूएई टैक्स रेजिडेंट, यूएई टैक्स नॉन रेजिडेंट, सॉरी। ठीक है, इधर से किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, एनीवन रेज हैंड। इसके बाद हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी पे आने लगे हैं जो हम सब ने करनी है। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी ग्रुप लीव ना करें, अभी कोई भी क्लास लीव ना करें। हाँ जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? नो वन, ओके, आगे चलते हैं। सर ये सेकंड पॉइंट जरा समझा दे। Income derived from a permanent establishment of a non-resident person, right?
पहले वाला पॉइंट समझ में आ गया? अगर आप यूएई के टैक्स रेजिडेंट पर्सन से कोई इनकम कमाते हैं, उसको कोई गुड्स बेचते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है इधर कंपनी नहीं है, इधर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, कोई ब्रांच है या कोई ऑफिस है, कंपनी पाकिस्तान में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में है, उसका एक ऑफिस यूएई में है। आप उस ऑफिस से कोई डीलिंग करते हैं, उसे कुछ बेचते हैं, सामान बेचते हैं उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को, वो भी यूएई की स्टेट शॉर्ट इनकम काउंट होगा। हाँ जी, अब बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको यूएई टैक्स रेजिडेंट पढ़ाया, यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट पढ़ाया, यूएई का टैक्स रेजिडेंट पढ़ाया, यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट पढ़ाया। टैक्स नॉन रेजिडेंट 3 वजूहात की बिना पर बनता है: परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, नेक्सस या डिराइव स्टेट शॉर्ट इनकम। अब मुझे बताएं किस किस ने यूएई की कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी रजिस्ट्रेशन। सर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वाले ने तो नहीं करवानी, क्योंकि वो टैक्स रेजिडेंट नहीं है उधर का, वो खुद पहली तो बात बाहर टैक्स है। ये तो रेजिडेंट, फिर तीनों ही नॉन रेजिडेंट है। पहली चीज टैक्स रेजिडेंट ने करवानी है। सेकंड, डिराइव स्टेट शॉर्ट इनकम के अलावा डिराइव स्टेट शॉर्ट इनकम के अलावा सब टैक्स नॉन रेजिडेंट ने भी करवानी है, चाहे वो नेक्सस की फॉर्म में किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई हो, किसी ज्यूरिडिकल पर्सन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई हो, चाहे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। डिराइव स्टेट शॉर्ट इनकम को इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से स्टेट शॉर्ट इनकम ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, ना उनकी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी, ना उनकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने यूएई की कंपनी को अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, क्लियर? अब हम करते हैं कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन। आ जाएं पोर्टल पे। कल सबका अकाउंट बन गया था ना? जी सर। हाँ जी, कोई ऐसा जिसका अकाउंट ना बनाओ एफटीए के पोर्टल पे? सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा अकाउंट बन गया था, बट वो जो है उसके बाद वो इशू कर रहा है, वो बोला कि टैक्स नोटिफिकेशन टू इंटरनेशनल मोबाइल नंबर डिसेबल्ड करंटली। तो ओके कर मैंने दें। ओके करा तो उसके बाद वो फिर ये फर्दर बोल रहा है कि इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, प्लीज एंटर द राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं हालांकि सारी फॉरगेट चीजें पासवर्ड, प्रॉपर मतलब हाँ सब ये हो चीजें कर जाते रहा कभी कभार, फॉरगेट पासवर्ड करें। हूँ। फॉरगेट पासवर्ड ओके। जी जी। जी कामान। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने ये कल आईडी बनाई थी, लेकिन जब ईमेल आईडी इंटर करता हूँ तो लॉगिन नहीं हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आया? वो ये कहता है कि रॉन्ग आइडेंटिफाइड, प्लीज चेक द एग्जांपल। जी अशफाक, ये मैं देखता हूँ। हाँ कामरान, आप ना मोबाइल पे कर रहे हैं ना, राइट? मोबाइल पे लॉग इन कर नहीं सर, नहीं लैपटॉप पे किया है। लॉग इन टू यूएई पास ना करें आप विदाउट लॉगिन। आप यूएई पास नहीं है ना? यूएई पास क्या होता है ये क्या आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इमिग्रेशन लिंक ऐप है। अच्छा, दोबारा से लॉगिन बनाऊं? नॉन नहीं नहीं, लॉगिन नहीं करें, आपको मैं बताता हूँ। आप इस ऐप से पीछे जाएं, ठीक है? e-services.text.gov.ai पे, वहाँ पे लॉग इन करें नॉन टैक्स रेजिडेंट वाला, नॉन यूएई पास लॉगिन। ओके सर, ठीक। स्क्रीन शो हो रही है सबको? इधर आ गए आप सब। स्टार्ट करें कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन। आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करना है इसको। अच्छा, जो क्लास में नहीं आए थे, e-services.text.gov.ai, ये थैंक यू बिलाल, इन्होंने मेंशन भी कर दिए। जी अशफाक, वांट टू से ये समथिंग? मेरा रजिस्टर तो हो गया है। अब ये नेक्स्ट पे जाके इसमें दे रहा है यूजर प्रोफाइल एंड टेक्स्ट टाइप के अंदर 4 ऑप्शन दिए थे, इसी पे चेक मारना है या स्किप करना है? अशफाक सॉरी, आप लॉग इन हो गए या नहीं हुए? मैं लॉगिन तो हूँ सर, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता है, दोबारा ऊंचा बोलेंगे थोड़ा सा? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने रजिस्टर तो हो गया मेरा, अब इसमें आया हूँ मैं नेक्स्ट करके यूजर प्रोफाइल एंड टेक्स्ट टाइप में। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ दे उधर रहा है उधर ये चलते हैं इंशाल्लाह। पर्सन जी लीगल जी इंशाल्लाह ताला, रिप्रेजेंटेटिव सब आहिस्ता आहिस्ता एजेंट हम। ऑफ टैक्स। आप में से जो भी लॉग इन कर चुके हैं उनको ऊपर ये यूजर प्रोफाइल नजर आ रहा है? यूजर प्रोफाइल, यूजर टाइप? यूजर टाइप, सॉरी जी। समीउल्लाह, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। आ रहा है। सर मेरा अकाउंट तो बना हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है ना ओपन नहीं हो रहा सर। ये लेफ्ट साइड पे ये कोई आइकन वगैरह शो हो रहा है। ऊपर यूजर टाइप नजर आ रहा है? नहीं सर, सर सिर्फ ये ये पहले पेज आइकन पे ही होंगे। शो हो रहा स्क्रीन ये शॉट समीउल्लाह साहब पहले लेके, पेज पे। स्क्रीन शॉट लेके चैट में भेज दें। है। ठीक है, ठीक है। सर आपने गाइड नहीं किया, ये 4 ऑप्शन में से किस पे चेक मारना है, मुझे ये स्किप करना है नेक्स्ट जाने के लिए? अशफाक, आप प्लीज़ टाइप करें ज़रा, क्योंकि आवाज़ क्या आपकी बहुत आहिस्ता आ रही है। तो हालांकि मैं वो यूज़ करता हूँ, वॉल्यूम बूस्टर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है एक, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपकी आवाज़ नहीं मैं आ रही। आपको जी नहीं अशफाक, सॉरी बट बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, प्लीज़ टाइप कर दीजिएगा। अच्छा सर, ये जो पोर्टल ओपन हो चुका है कारपोरेट टैक्स का, तो क्या सर ये सेम पोर्टल है जिसपे कारपोरेट कारपोरेट टैक्स भी होगा, वैट भी होगा और जी एफईडी भी जी होगी? ये सेम पोर्टल है सर, एक ही? जी जी, एक ही पोर्टल है। जी इसका पोर्टल ओपन हो गया है। ये आइकन नजर आ रहा है यूजर टाइप। यूज़र टाइप पे क्लिक करें।
पहले वाला सेलेक्ट करें, नेचुरल पर्सन जो आपके पास आता है ना। मुनव्वर सईद, वांट टू से समथिंग? जी सर। कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में हर पर्सन की ना अपनी प्रोफाइल बनती है, अगर हम कोई किसी कैंटीन वगैरह बनाते हैं तो क्या वहाँ पे हर बंदे का अपनी प्रोफाइल होती है? मुनव्वर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा वेट करें, हम ये वाली चीज डिस्कस करेंगे आगे। सब नेचुरल पर्सन, आगे चलें, बिलो राइट कॉर्नर नेक्स्ट पे क्लिक करें, इस पे आ जाएं। फिर नेचुरल पर्सन पे क्लिक किया है। हाँ, अब आगे आप इस पे बिलो राइट कॉर्नर पे रजिस्टर पे प्रोसीड क्लिक लिखा होगा, करना उस उसके पे बाद। अभी आप मुझे, अच्छा एक सेकेंड, ये आसिफ की एक स्क्रीन नजर आई है। आसिफ, आपके ऊपर यूजर टाइप नजर आ रहा है, आप उधर आ जाएं। ये यूजर टाइप पे क्लिक करेंगे ऐसे, अभी जो स्क्रीन पे शो हो रही है ना, इधर यूजर टाइप पे क्लिक करने के बाद ये शो हो रहा है। नहीं, ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए, इसमें भी 3 आइकॉन मजीद भी ऐड हो गए हैं। जी जी, ओके हो नेचुरल गया सर। टैक्स पर्सन एजेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नहीं, प्रोसीड टैक्स करना है। एजेंट नहीं करना, टैक्सेबल पर्सन करना है पहला, उसके बाद बिलो राइट कॉर्नर प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये आपके पास अभी जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये इस सब पे आप पहुंच गए। टैक्सेबल पर्सन मोहम्मद फाद जी। अशफाक, सर ये मैंने मेंशन कर दिया आपने चेक के ऊपर, ये 4 ऑप्शन तो मैंने टैक्सेबल पे कर दिया। दोबारा बोलिए। मैंने टैक्सेबल पे कर दिया जैसे आपने कहा ना, तो उसके बाद आ गया 360 डिग्री डैशबोर्ड। ऐसा आइकॉन आ गया जैसा अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं आया अभी। सर ये टैक्सेबल पर्सन पे कर रहे हैं क्लिक। जी जी, और उसके बाद बिलो राइट कॉर्नर पे प्रोसीड लिखा आएगा, उस पर चले जाएं। ओके हो गया सर, थैंक यू। हाँ जी अशफाक, इशू रिजॉल्व और नॉट है ना? ये सर माई पेमेंट पे आगे जो है ना दोबारा चला जा रहा है, 360 पे आ रहा है, माई पेमेंट आ रहा है, इसको स्किप कर दो या तो मैं। सर ये नेचुरल पर्सन पे हम इसलिए गए हैं क्योंकि ये कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, सिर्फ आम आदमी है। नहीं, इसकी रीज़न मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टैक्सेबल पर्सन वो क्या होती है, टैक्स एजेंसी क्या होती है, उन चीज़ों को अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अभी नेचुरल पर्सन पे आ जाए, है ना? वांट टू से समथिंग? ओके सर इसके ये बाद सारे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही करें? एक ही करें, एक ही करें प्लीज। ओके ओके सर हो गया मेरा कंप्लीट। दैट्स गुड। इस पे अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आके आपने एक डमी कंपनी एज्यूम करना है। प्रोफाइल नेम है इंग्लिश में ABC, प्रोफाइल नेम इन अरेबिक अलिफ बा जो भी रख लें। प्रेफर्ड लैंग्वेज आपको अरेबिक क्या समझ आएगी, इंग्लिश करें सब। प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल सिर्फ ईमेल करें, क्योंकि SMS इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका अभी तक जो है ना वो सबका UAE नंबर है नहीं, तो मैसेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस चारों को क्लिक करके क्रिएट कर दें। सर जी उधर क्या लिखेंगे, जो प्रोफाइल नेम इन अरेबिक वहां पे लिखे ट्रांसलेट करके? हाँ जी, ट्रांसलेट करके गूगल अरेबिक टूल यूज़ करें। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन इस तरह के भी आए हैं कि कल कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे। eservices.text.gov.ai, इधर अरेबिक में आप कुछ भी बिलाल बाबर लिखें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। सैटरडे क्लास प्लीज लाइव लेनी है सबने। हम इंशाल्लाह ताला सर एक इशू है, मैंने दिन में सर मैं प्रोफाइल बना दी तो मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए थे, तो डीसिलेक्ट नहीं हो सकते वो? हो जाएंगे, ठीक है। अभी उस पर आप हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इस पॉइंट पे दोबारा आप जाएं, दोबारा यूजर टाइप पे जाएं, दोबारा नेचुरल पर्सन सेलेक्ट करें, दोबारा करें। आप इस जगह पे पहुंचेंगे जो आपको स्क्रीन शो हो रही है। इस पे आपने नाम डालना है, कोई नाम भी, डमी नाम, इंग्लिश में भी अरेबिक में भी, और कम्युनिकेशन चैनल सिर्फ और सिर्फ ईमेल होना चाहिए। ओके, आई बिलीव आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आती कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और हमारी नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, कि हम इस पे वाकया प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर एक क्वेश्चन था, जी आसिफ। ये जो पर सिलेक्ट करना है इधर से, मैं वेट आपको बताता हूँ, ये प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल इधर क्या सिलेक्ट करना है? ईमेल, ईमेल। ओके हो गया सर, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह ताला आप मैसेज में पूछ लीजिए सर WhatsApp पे। सर ये जो नोट्स मिल सकते हैं सर इसके? जी जी, ये सब दूंगा इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन है। जी सुल्तान। सर हम ऐसे यूएई में जैसे है ऐसे मेरा एफकॉम है, मेरा LLB है, सुल्तान आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, आप एक काम करें प्लीज़ के WhatsApp ग्रुप में आ जाएं प्लीज़, WhatsApp ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सर इसको फिर क्रिएट कर देना है? जी जी, क्रिएट कर देने। ठीक हो गया, ओके। ओके क्लास, बाकी क्वेश्चन आप WhatsApp में पूछ लीजिएगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़।